स्टूडेंट्स, तो बेटा जो चैप्टर चल रहा है 12th क्लास में फाउंडेशन लेवल पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए जीवों में जनन। बेटा इस चैप्टर में आपको देखना है, जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत तो इससे पहले वाले वीडियो में कर दी है, आपको बता दी बहुत सी बातें बेसिक शुरुआत में। एक टॉपिक भी पढ़ा चुके हैं हम इसके बारे में, लाइफ स्पान के बारे में। लेकिन अब हम फोकस करेंगे इसी चैप्टर में अगले टॉपिक रिप्रोडक्शन की ओर। तो रिप्रोडक्शन को देखना है बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है बेटा? रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, मतलब प्रजनन की योग्यता क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, प्रजनन की योग्यता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके लिए जिंदा हैं बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो चीज़ों के लिए जिंदा हैं, एक तो सक्सेसफुल फीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग, दो चीज़ों के लिए जिंदा हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग फॉर लिविंग के लिए। लिविंग बेटा दो चीज़ों के लिए बहुत जिंदा है, वो है सक्सेसफुल फीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग। तो पहले आपको रिप्रोडक्शन बताया बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, प्रजनन की योग्यता। अब रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है बुक में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इट इज़ defined as biological process in which organisms gives rise to offspring it is defined as biological process in which organisms gives rise to offspring similar to itself तो यह जैविक प्रक्रिया के रूप में, यह जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं। तो बेटा अभी आपको जो बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। एबिलिटी टू प्रोक्रिएट मतलब प्रजनन की योग्यता क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन, जनन। ऑर्गेनिजम्स किसके लिए जिंदा है? सक्सेसफुल फीडिंग, मतलब सफलतापूर्वक फीड करने के लिए, मतलब सफलतापूर्वक भोजन करने के लिए और सफलतापूर्वक जनन के लिए ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं, ये आपको बताया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको परिभाषित किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में, इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ,
यह जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं। तो आप जनन को समझ गए होंगे बेटा। जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं, उसे जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये आपको बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी रिप्रोडक्शन की। एक बात बेटा यहाँ पर याद रखनी है रिप्रोडक्शन के बारे में, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। रिप्रोडक्शन है जनन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, डिफाइनिंग गुड नहीं होता है। इट इज़ ए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिजम्स की। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव जनन के बिना जिंदा नहीं रह सकता हो, जनन के बिना भी जिंदा रह सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे वर्कर हनी बी, कामगर मधुमक्खी और म्यूल खच्चर जो जनन नहीं कर सकते हैं, लाइजर टाइगन जो जनन करने में कैपेबल नहीं होते हैं और लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं, अनफर्टाइल कपल जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिजम्स की। इस तरह से बेटा ये याद रखना है रिप्रोडक्शन के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे ही करे तभी वो लिविंग होगा। रिप्रोडक्शन के बिना भी ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अपवाद भी होता है, जनन का अपवाद भी होता है, उसे कहते हैं नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जिनके अपवाद पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा जो भी आपको बताया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे बेटा अगला पॉइंट रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। जीव वृद्धि करते हैं, परिपक्व होते हैं और नई संतानें पैदा करते हैं और नई संतानें पैदा करते हैं। और नई संतानें पैदा करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। 10 देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ इस प्रकार यह एक जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु का चक्र है। इस तरह से समझ रहे होंगे बेटा। आगे देखें। Reproduction enables the continuity of species from generation to generation। देखें बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको जो बताया गया बेटा
रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए पॉइंट हैं आगे जो NCERT में दे रखे हैं, उन पर फोकस करना है आपको। देखिए, ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मेच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जीव वृद्धि करते हैं, परिपक्व होते हैं और नई संतानें पैदा करते हैं। दस देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इस प्रकार यह एक जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु का चक्र है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। रिप्रोडक्शन इनेबल होता है स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। देख लें बेटा, पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन जनन, जाति की निरंतरता, एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के योग्य है। बनाए रखने के योग्य है। जनन क्या करता है बेटा? जनन के द्वारा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पीढ़ी दर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन की जाती है। इनेबल होता है, योग्य होता है। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी आपको बताए गए हैं। रिप्रोडक्शन से ही जुड़े हुए हैं और जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, एक एक अभी आपको बताए गए हैं। रिप्रोडक्शन से ही जुड़े हुए पॉइंट हैं ये जो आपको डिस्कस किए गए हैं। तो इस तरह से आप बेटा समझ रहे होंगे कि जो और पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा ढंग से रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल, रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल characteristics of all life forms। जनन सभी जीवों का मूल लक्षण है। जनन सभी जीवों का मूल लक्षण है। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जनन सभी जीवों का मूल लक्षण है। इस तरह से पॉइंट आपको बेटा ये क्लियर हो गया होगा जो बताया गया है। रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे पॉइंट क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़, अगला पॉइंट है बेटा इसी में। रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए पॉइंट बताए जा रहे हैं बेटा। देयर इज़ लार्ज डाइवर्सिटी, देयर इज़ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड each organisms has evolved a mechanism of multiplication and production of spring। देखें बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया बेटा जैविक जगत में बड़ी विविधता है और प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स विकसित कर चुका है गुणन और जनन संतानें पैदा करने की मैकेनिज्म को। जैविक जगत में बड़ी विविधता है और प्रत्येक
जीव गुणन एवं संतानों को पैदा करने की क्रियाविधि विकसित कर चुका है। देख लें बेटा पॉइंट को। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी में जो लाइन दी गई है उनको कोड किया गया है यहाँ पे। एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज इवॉल्व्ड ए मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। जैविक जगत में बड़ी विविधता है और प्रत्येक जीव गुणन एवं संतानों को पैदा करने की क्रियाविधि विकसित कर चुका है। इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी बेटा जो पॉइंट बताए गए हैं, देख लें अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें, रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए पॉइंट हैं, आगे देखेंगे। organisms habitat organisms habitat and internal physiology etc. other factors are collectively responsible for how organisms reproduce। देखें ऑर्गेनिजम्स का, जीव का आवास एवं आंतरिक कार्य की इत्यादि कारक इकट्ठे रूप से जीव कैसे जनन करता है, इकट्ठे रूप से जिम्मेदार हैं कि जीव कैसे जनन करता है। देख लें बेटा पॉइंट अभी आपको बताया गया है। ऑर्गेनिजम्स की हैबिटाट, आवास एंड इंटरनल फिजियोलॉजी एटसेट्रा अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जीव का आवास एवं आंतरिक कार्य की इत्यादि कारक इकट्ठे रूप से जिम्मेदार हैं कि जीव कैसे जनन करता है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, विच प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाई द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स। कौन सी प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट और उसके इंटरनल फिजियोलॉजी जैसे दूसरे फैक्टर से प्रभावित होती है? आंसर इज़ द रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है बेटा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, बड़ा सीरियसली एक लाइन को देखना है और याद रखना है। इस तरह से ये पॉइंट आपको बताए गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। देखिए, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज participation of one or two organisms
based on whether there is participation of one or two organisms. Reproduction is of two types. Reproduction is of two types. पहला देखना है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे पॉइंट बेटा, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। एक या दो जीवों के जनन में भाग लेने के आधार पर जनन दो प्रकार का है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा है बेटा? लैंगिक जनन। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी बताया बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो भी आपको बताया गया है। आगे देखिए, वहन one parent without involvement of gamete fusion participate in reproduction is known as sexual reproduction। देखेंगे, जब एक जनक बिना युग्मक संलयन की जनन में भाग लेता है इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, when two parents opposite sex involve when two parents with opposite sex involve in when two parents with involvement of gamete fusion participate in reproduction is known as sexual reproduction।
देख लें बेटा, जब दो पेरेंट्स गैमेट फ्यूजन के इन्वॉल्वमेंट के साथ भाग लेते हैं जनन में, तब इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट को समझ गए होंगे। व्हेन वन पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फ्यूजन पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक जनक बिना युग्मक संलयन के जनन में भाग लेता है, इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। व्हेन टू पेरेंट्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फ्यूजन पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं गैमेट फ्यूजन के को सम्मिलित करते हुए और जनन में भाग लेते हैं, तब इसे कहते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा पॉइंट क्या क्या आपको बताया गया है। देखें, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर भी जो लाइन लिखी है उसको हिंदी में बता देता हूँ। जब दो जनक युग्मक संलयन के साथ विपरीत लिंग के जनन में भाग लेते हैं, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अभी जो मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिखा था पॉइंट, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश में लिखे गए पॉइंट को, जो भी पॉइंट इंग्लिश में लिखा गया उसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे। जब दो जनक युग्मक संलयन के साथ विपरीत लिंग के जनन में भाग लेते हैं, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आप बेटा समझ रहे होंगे जो आपको बताया गया है। मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से जुड़े हुए, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट आपको बताए गए हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन के, अब इससे आगे बेटा उनको आपको एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से याद रखना है। देखिए, अब होमवर्क देख लेंगे बेटा। एक बात बेटा यहाँ पर याद रखनी है आपको कि जो अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन जो होता है वो जैसे आपको बताया गया लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स सम्मिलित होते हैं। कभी कभी बेटा एक्सेप्शनली ऐसा होता ही है जनरली कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब द्विलिंगी होते हैं। जैसे हाइड्रा द्विलिंगी होता है, लेकिन उनमें फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक ही पेरेंट है और एक ही पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिर दो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हों, एक्सेप्शनली एक पेरेंट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे आपको हाइड्रा बताया गया कि जिसमें एक ही पेरेंट के द्वारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखे जाते हैं और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। और बेटा एक बात और याद रखनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज ये है कि जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब स्थानबद्ध ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सेडेंट्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक जगह पर रहते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एडवांटेज है उसके द्वारा, ये आपको याद रखना है बेटा, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होमवर्क देखना है आपको। कौन सी प्रक्रिया जीव के आवास एवं आंतरिक कार्य की पर निर्भर है? आंसर पहला पाचन, दूसरा श्वसन, तीसरा जनन, चौथा उत्सर्जन। देख लें बेटा क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द हैबिटाट्स एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी और हैबिटेट पर डिपेंड होती है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। इस तरह से पहला क्वेश्चन क्लियर है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देख लें। जनन योग्य होता है जाति की निरंतरता के लिए। दूसरा, जाति की निरंतरता के लिए, जाति की निरंतरता के लिए नहीं, जाति की निरंतरता के लिए नहीं। तीसरा, जनन जाति की निरंतरता के लिए नहीं, जाति की निरंतरता के लिए, जाति की निरंतरता के लिए नहीं, जाति के स्थायित्व के लिए, जाति की निश्चितता के लिए, जाति की निश्चितता के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखें बेटा क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन इनेबल्स continuity of species, not continuity of species, definity of species, none of the above. Which one is correct? जनन योग्य होता है जाति की निरंतरता के लिए, जाति की निरंतरता के लिए नहीं, जाति की निश्चितता के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से आपको बेटा ये क्वेश्चन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है बेटा। जनन मुख्य रूप से होता है, जनन मुख्य रूप से होता है। पहला, 2 प्रकार का। दूसरा, 3 प्रकार का। चौथा, तीसरा 4 प्रकार का। एक प्रकार का। रिप्रोडक्शन इज मेनली 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 1 टाइप। इस तरह से आपको जनन मुख्य रूप से होता है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 1 प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। जनन जनन जीव का गुण है। आंसर, पहला, नॉट डिफाइनिंग, मतलब नॉट डिफाइनिंग है, अपवाद स्वरूप, अपवाद रखने वाला है। दूसरा, डिफाइनिंग, और तीसरा, डेफिनिट। चौथा, नन ऑफ द एबव। जनन जीव का गुण है, नॉट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, डेफिनिट, नन ऑफ द एबव। रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन is the characteristics of organisms, not defining, defining,
डेफिनेट, नन ऑफ द अबव। विच वन इज़ अप्रोप्रिएट आंसर, कौन सा ज़्यादा सही आंसर है, इनमें से आपको पिकअप करना है। जनन जीव का गुण है नॉट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, डेफिनेट, नन ऑफ द अबव। विच वन इज़ करेक्ट, ये आपको बेटा करना है, पिकअप करना है आंसर इनमें से। अगला देखेंगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। जनन, जनन में ये है जीव, जीवों में जनन, जीवों में जनन में, जीवों में जनन में, जीवों में जनन की किस प्रकार में विभिन्नता दिखाई देती है। आंसर 5, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा कायिक जनन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखें बेटा पॉइंट को। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स वेरिएशन, किस टाइप का जनन वेरिएशन दिखाता है। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है, ये आंसर आपको पिकअप करना है बेटा। इस तरह से 5वां क्वेश्चन आपको बता दिया गया है और आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है। जीवों में जनन के किस प्रकार में विभिन्नता दिखाई देती है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा कायिक जनन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स वेरिएशन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट, आंसर पिकअप करना है। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।